नमस्ते विद्यार्थियों, डॉक्टर कीर्ति की हिंदी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए कक्षा 8वीं हिंदी नई रंगोली हिंदी पाठ्यपुस्तक की पहली कविता वह देश कौन सा है यह लेकर आई हूँ, जिसकी व्याख्या हम आज देखने वाले हैं। इसे लिखा है कवि राम नरेश त्रिपाठी जी ने। यह 8वीं कक्षा की कविता है, ICSE बोर्ड की। यही कविता MP बोर्ड में भी लागू होती है, तो इसलिए सिर्फ कविता के नाम से अगर आप इसे देखें तो कविता एक ही है, बोर्ड अलग अलग हो सकते हैं। आइए इसकी व्याख्या को शुरू करें। कविता को शुरू करने के पहले हम कवि का परिचय देख लेते हैं। ये राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। हम इनके बारे में देखते हैं कि इनका जन्म 1881 में कोयरीपुर, जिला जौनपुर, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इन्होंने आरंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद स्वाध्याय से हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला और उर्दू का ज्ञान प्राप्त किया। खुद ही अध्ययन करके इन सब भाषाओं का ज्ञान इन्होंने प्राप्त किया। स्वाध्याय यानी खुद अध्ययन करके। इनकी कविताओं में देश प्रेम और वैयक्तिक प्रेम दोनों मौजूद है। देश प्रेम भी दिखाई देता है और वैयक्तिक प्रेम भी हमें दिखाई देता है। लेकिन यानी कहने का मतलब देश प्रेम, सबके अंदर देश के प्रति प्रेम की भावना जगाने का कार्य भी इनकी कविताएं करती है, और वहीं साथ ही में हमें इनका वैयक्तिक देश के प्रति प्रेम भी दिखाई देता है। लेकिन देश प्रेम को ही विशेष स्थान दिया गया है। हिंदी में ये बाल साहित्य के जनक माने जाते हैं, यानी जो बच्चों के लिए कविताएं लिखते हैं ऐसे बाल साहित्य के जनक ये माने जाते हैं। कविता के अलावा इन्होंने नाटक, उपन्यास, आलोचना, संस्मरण आदि अनेक विधाओं में भी रचनाएं लिखी है ना। आलोचनाएं यहाँ पे क्रिटिसिज्म है ना। राम नरेश त्रिपाठी जी की मृत्यु सन 1962 में हुई और इनकी प्रमुख रचनाएं मिलन, पथिक, स्वप्न ये खंड काव्य है, मानसी ये फुटकर कविता का संग्रह है। तो इस तरीके से हमें कवि का परिचय मिल जाता है। और आइए अब हम इसके कविता के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। भारत संसार में सुंदर और सर्वश्रेष्ठ देश है। यहाँ पर कवि हमें बताना चाह रहे हैं, वे कह रहे हैं कि भारत जो है पूरे संसार में अगर देखा जाए तो सबसे सर्वश्रेष्ठ, सबसे उत्तम देश है, यानी सुप्रीम देश है। हिमालय की गगनचुंबी चोटियाँ इसका मस्तक है, और ऐसी हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियाँ जो कि आकाश को छूती हुई दिखती है, वह हमारे देश का मस्तक है ना, हमारे देश का सिर है। और महासागर इसके पाँव पखारता है और समुद्र जो है इसके पाँव को धोता है। भारत एक प्राचीनतम देश है, बहुत पुराना, एकदम एंशिएंट देश है भारत। प्राकृतिक दृष्टि से भी अत्यधिक सुंदर है। हमारे यहाँ प्रकृति की सुंदरता भी देखने के लायक है। भारत मनमोहिनी प्रकृति की मनोरम गोद में बसा हुआ देश है। यहाँ पे कवि कहते हैं कि हमारा जो भारत है इतनी सुंदर मनोरम प्रकृति की मनोरम गोद में बसा हुआ है कि वो हमारे मन को मोह लेता है। हम उससे तुरंत अट्रैक्ट हो जाते हैं। स्वर्ग के समान सुखों को देने वाला अगर यहाँ पे जो व्यक्ति रहता है, ये देश उसे स्वर्ग के समान सुख प्रदान करता है। रस भरे फलों से भरा हुआ, यानी रसीले फल, यहाँ के पौधों में रसीले फल लगते हैं। संसार में सर्वश्रेष्ठ ये देश जो है संसार में सर्वश्रेष्ठ देश है। प्रथम सभ्यता का ज्ञाता, और इसी ने सबसे पहले सभ्यता की खोज की थी, कल्चर की खोज की थी, जैसे हम सिंधु घाटी की सभ्यता वगैरह बोलते हैं। तथा सभ्य देश भारत देश ही है। और हमारा जो अगर सभ्य बोला जाए, विनम्र बोला जाए, तो वो देश कौन सा देश है? वो भारत देश ही है। आइए हम इसकी लाइनों को शुरू कर देते हैं पढ़ना। तो इसके पहली पंक्तियाँ इस तरीके से, मनमोहिनी प्रकृति की जो गोद में बसा है। मनमोहिनी यानी मन को मोह लेने वाली, मन को प्रसन्न कर देने वाली। तो मनमोहिनी प्रकृति की गोद में बसा है, यानी यहाँ पे जो कवि है वो कहना चाह रहे हैं भारत के अतीत का, भारत देश के प्रकृति का वर्णन करते हुए बोल रहे हैं कि मन को मोह लेने वाली प्रकृति, मन को मोह लेने वाला नेचर, उस नेचर की गोद में जो बसा हुआ है ना। सुख स्वर्ग सा जहाँ है वह देश कौन सा है। और इतना सुंदर प्रकृति का सौंदर्य वहाँ पे है, और स्वर्ग के समान सुख जहाँ पे है वह कौन सा देश है? जिसका चरण निरंतर रत्नेश धो रहा है। कवि कहते हैं कि ऐसा देश जिसके चरण को निरंतर यानी लगातार रत्नेश यानी कि समुद्र स्वयं आके धो रहा है। चरण यानी पैर है ना, जिस देश के पैरों को रत्नेश जो है स्वयं आके धो रहा है। जिसका मुकुट हिमालय, और ऐसा देश जिसके सिर पर मुकुट के समान हिमालय स्वयं रखा हुआ है, वह देश
कौन सा है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इसमें जब हमें दिखाया गया है कि सुख स्वर्ग सा जहाँ है वह देश कौन सा है, ये हमको पूरा उत्तर दिशा के बारे में यहाँ पे माहिती दी गई है। जबकि जिसका चरण निरंतर रत्नेश धो रहा है, यानी हमारे इंडिया का जब हम नक्शा देखते हैं तो दक्षिण भारत में जो है समुद्र जो है हमारे भारत देश के जो चरण धोते हुए हमें दिखाई देता है। यहाँ पर कवि ये कहना चाह रहे हैं, है ना। नदियाँ जहाँ सुधा की धारा बहा रही है, वे बोले यहाँ की नदियों का पानी एकदम अमृत के समान है। सुधा यानी अमृत, है ना। तो यहाँ की नदियाँ जो है अमृत जैसा पानी की धारा बहा रही है। सींचा हुआ सलोना वह देश कौन सा है, और उस पानी से खेतों को वनों को सबको सींचा गया है, ऐसा देश कौन सा है। जिसके बड़े रसीले फलकंद नाज मेवे, जिसके बड़े रसीले, जिसके जहाँ पे रसीले फल मिलते हैं, कंद मिलते हैं जो ज़मीन के अंदर लगते हैं, उन्हें कंद बोला जाता है। और नाज यानी कि अनाज जहाँ पर होता है एकदम अच्छा, और मेवे यानी ड्राई फ्रूट्स जहाँ पर होते हैं, सब अंग में सजे हैं, वह देश कौन सा है। यानी इस देश के अंग अंग में रसीले फल, कंद, नाज, मेवे ये सजे हुए हैं, ऐसा देश कौन सा है। तो यहाँ पर कवि ने क्या किया है, हमारे देश के अतीत का गौरवगान तो किया ही है, इसकी गरिमा बताई है, इसके वैभव का जो है प्रभावशाली शब्दों में वर्णन किया है। साथ में बताया है कि प्रकृति कैसी है, माँ की गोद के समान है। यहाँ पे बताया नहीं, प्रकृति कैसी है, माँ की गोद के समान है, और इस गोद में बसे हुए इस देश में जो है स्वर्ग के समान सुख है, और इसके सिर पर हिमालय जो है वो मुकुट के समान है, और दक्षिण दिशा में इसके पैरों को जो है रत्नेश अर्थात समुद्र स्वयं धो रहा है। यहाँ पर नदियों में अमृत के समान पानी बहता है, जैसे कि गंगा नदी यहाँ की सबसे पवित्र नदी है ना, उसमें जो है एकदम पवित्र जल बह रहा है, जिससे कि खेतों को बागों को सींचा गया है। ऐसा देश, और ऐसा देश जहाँ पर रसीले फल, कंद, मूल, अनाज, मेवे अंग अंग में सजे पड़े हैं, ऐसा कौन सा देश है। अब आगे देखते हैं इसकी लाइनें। जिसमें सुगंध वाले सुंदर प्रसून प्यारे, ऐसी जगह, ऐसा देश जहाँ पे खूब सुंदर सुगंध वाले, है ना, सुंदर जिसमें सुगंध वाली, जिसकी सुगंध जो है मन को मोह ले, तरोताजा कर दे, ऐसे सुगंध वाले सुंदर प्रसन्न प्यारे। प्रसून यानी फूल, यहाँ पे ऐसे सुंदर फूल खिले हैं जिनकी सुगंध से मन तरोताजा हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है, दिन रात हंस रहे हैं, वह देश कौन सा है। तो ऐसे फूल, ऐसी खुशबू जहाँ दिन रात हंस रही हो, दिन रात जो खिलखिला रही हो, वह देश कौन सा है। मैदान गिरी वनों में हरियालियाँ लहकती, वो बोल रहे हैं यहाँ की प्रकृति में, यहाँ मैदानों में, गिरी यानी पर्वतों में, वनों में अर्थात जंगलों में हरियाली ही हरियाली लहरा रही है। लहकना यानी लहराना, है ना, लहरा रही है। आनंदमय जहाँ है, और ये दुनिया आनंदमय, यहाँ पे भारत जो देश है वो आनंदमय दिखाई दे रहा है, पूरा समय जो है आनंद में डूबा हुआ रहता है। वह देश कौन सा है, कौन सा देश है वो हमारा भारत देश है ना। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि सुंदर फूल दिन रात जहाँ खिल रहे हो, दिन रात हंसते हो, सुंदर खुशबू बिखेर रहे हो, मैदान गिरी वन सब कुछ हरियाली से लहलहा रहे हो, जहाँ आनंदी आनंद हमें चारों तरफ दिखाई देता है, वह देश कौन सा है। जिसकी अनंत धन से, जहाँ पर बेशुमार धन है, अनंत यानी जिसका कोई अंत न हो, बेशुमार धन जहाँ, जिसकी अनंत धन से धरती भरी पड़ी है, यानी ऐसा देश जिसकी धरती बेशुमार धन से भरी हुई पड़ी है। संसार का शिरोमणि वह देश कौन सा है, और जो संसार का शिरोमणि है यानी संसार के सिर का ताज है, वो ऐसा लगता है जैसे भारत जो है संसार के सिर पर ताज के समान है ना, मुकुट है संसार का, है ना। सबसे प्रथम जगत में जो सभ्य था यशस्वी, और सबसे प्रथम सबसे पहले यहाँ देश पूरे दुनिया में, जगत में यानी पूरी दुनिया में जो सभ्य था यशस्वी, जो सभ्य भी रहा यानी और यशस्वी भी रहा, यानी क्या रहा वो यशस्वी होना यानी
जीतना, प्रसिद्ध होना, यश प्राप्त करना, ये सारी चीज़ें जिसके पास सदैव रही। और जगदीश का दुलारा वह देश कौन सा है? जगदीश यानी जगत धन ईश, जगत का ईश्वर है ना। तो ईश्वर का दुलारा वह देश कौन सा है जो हर जगह यशस्वी हुआ, हर जगह सफल हुआ। यशस्वी मीन्स सफल होना है ना। तो ऐसा जो प्रथम पूरे संसार का ऐसा प्रथम देश जो कि सभ्यता के साथ में सबसे पहले यशस्वी हुआ, ऐसा ईश्वर का दुलारा वह देश कौन सा है जिसकी धरती भी बेशुमार रत्नों से भरी पड़ी है, जो स्वयं संसार का शिरोमणि है, वह देश कौन सा है? यहाँ पे ये कवि हमसे पूछ रहे हैं। आइए अंतिम लाइनें पंक्तियाँ देखते हैं इसकी। पृथ्वी निवासियों को जिसने प्रथम जगाया, है ना। पृथ्वी के लोगों को, पृथ्वी पे रहने वाले, पृथ्वी निवासियों यानी पृथ्वी पे रहने वाले लोगों को जिसने प्रथम जगाया, यानी सबसे पहले किसने जगाया? भारत के ही लोगों ने जगाया। शिक्षित किया, सुधारा, वह देश कौन सा है? यानी सबसे पहले ज्ञान जो है हमारे देश में ही आया। हमारे देश ने ही ज्ञान का प्रचार और प्रसार पूरे संसार में किया। तो वो बोल रहे हैं कि पृथ्वी निवासियों को जिसने प्रथम जगाया, शिक्षित किया, उनको जगाया, उन्हें शिक्षित किया, उन्हें ज्ञान बांटा, सुधारा, वह देश कौन सा है? और उनको जो अज्ञान के अंधेरे में पड़े हुए थे उन्हें सुधारा, उनको ज्ञान के प्रकाश में लेकर आए। यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जैसे महान सम्राट अशोक, उन्होंने अपने बेटे और बेटी को जो है सिंध देशों में भेजा था, है ना। वहाँ पर हमारे देश की, भारत की सभ्यता और हमारी संस्कृति का प्रचार और प्रसार करने के लिए भेजा था, ज्ञान का प्रचार और प्रसार करने के लिए भेजा था। तो कहने का मतलब कि हमारे यहाँ सबसे पहले ज्ञान आया और फिर हमने उस ज्ञान का प्रचार और प्रसार संपूर्ण विश्व में किया है। कोटि कोटि भाई हमारे यहाँ, असंख्य यानी करोड़ों की संख्या में हमारे यहाँ लोग हैं, सब आपस में भाई भाई के समान रहते हैं। सेवक सपूत जिसके, सब भारत माता की सेवा करना चाहते हैं, सब भारत माता के सपूत हैं, एक से बढ़कर एक अच्छे पुत्र, सपूत यानी अच्छे पुत्र, है ना। तो एक से बढ़कर एक अच्छे पुत्र जो आपस में भाई के समान मिलजुल कर रहते हैं। भारत सिवाय दूजा वह देश कौन सा है? तो ऐसा देश और कोई हो सकता है क्या जहाँ कोटि कोटि की संख्या में लोग रहे और जो भारत माता की सेवा के लिए जो है सदैव तत्पर रहे, और जो भारत माता के सपूत हो, अच्छे पुत्र हो, वो तो सिर्फ भारत में ही हो सकते हैं। वह देश कौन सा है? तो वह देश भारत देश है। यहाँ पर हमें कवि जो है राम नरेश त्रिपाठी जी ये बताना चाह रहे थे। यहाँ पे हमारे देश का सुंदरता का, हमारे देश के अतीत का, हमारे देश की संस्कृति का, सभ्यता का, ज्ञान का यहाँ पे प्रचार और प्रसार किया गया है। तो विद्यार्थियों, अब मुझे पूरी उम्मीद है कि वह देश कौन सा है, यह कविता आपको खूब अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर इसमें आपको कोई भी परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपके लिए उत्तर देने के लिए सदैव तत्पर हूँ। अच्छा लगे तो अच्छा लिखिए, बुरा लगे तो बुरा लिखिए। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। ये कोरोना वायरस से जंग लड़ने के लिए जो हम घर के अंदर बैठे हुए हैं, घर में बैठ के जो हम जंग लड़ रहे हैं, तो घर में बैठकर मैं आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर रही हूँ। इसको पढ़ते रहिए और तैयारी अपनी पूरी रखिए। अपने इस ज्ञान को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, बांटिए। बांटने से ज्ञान बढ़ता है, कभी कम नहीं होता। तो अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद, नमस्ते।